नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नेहा और आज हम देखेंगे लीगल मैक्सिम्स। तो ये लैटिन लैंग्वेज के क्योंकि टर्म्स होते हैं तो एकदम से समझ नहीं आता इसका मीनिंग, और काफ़ी क्वेश्चंस आप देखेंगे कि लीगल मैक्सिम्स के डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। सो द फर्स्ट इज रेस कॉम्युनस। तो कॉम्युनस से आप ये समझिए कि कम्युनिटी की कुछ बात हो रही है। तो कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉपर्टी जो कम्युनिटी को बिलोंग करती है वो कहलाई जाती है रेस कॉम्युनस। सो आंसर इज सी, थिंग्स बिलोंगिंग टू एवरीबडी और थिंग्स बिलोंगिंग टू कम्युनिटी। डी के साथ नहीं कंफ्यूज करना है कि कम्युनिटी वर्ड आ रहा है तो डी ऑप्शन होगा। आंसर इज सी, थिंग्स बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी। नेक्स्ट इज लेक्स टैलिनस। सो आप ये देखते हैं कि डिफरेंट जो क्राइम्स हैं उनका डिफरेंट पनिशमेंट्स हमारे को लिखा हुआ होता है हमारे कोड्स में। जैसे इंडियन पेनल कोड में आपको प्रेस्क्राइब्ड है कि मर्डर का, थेफ्ट का, चीटिंग का, किडनैपिंग या किसी भी ऑफेंस का क्या पनिशमेंट होता है। सो लेक्स टैलिनस इज द लॉ ऑफ रेट्रीब्यूटिव जस्टिस, राइट। यानी कि जो भी आपने ऑफेंस किया है उसके कंपैरिजन में आपको उसका इक्वल पनिशमेंट मिलेगा। अब हम देखते हैं कि मर्डर अगर आपने किया है तो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या अप टू 10 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट होती है। तो दैट इज़ नॉट रेट्रीब्यूटिव जस्टिस, क्योंकि वहाँ पे आपको ये नहीं है कि आपने मर्डर किया है तो आपको भी मार दी, सीधा फांसी लगा दी जाएगी, ऐसा तो नहीं होता। सो ये जो रेट्रीब्यूटिव जस्टिस है ये एक एंशिएंट फॉर्म ऑफ जस्टिस था जो कि पहले ज़माने में काफ़ी हद तक एप्लीकेबल होता था। एंड यू मस्ट हैव लिसन्ड आई फॉर एन आई। तो लेक्स टैलिनस इज दैट फॉर्म ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट इज मालाफाइड। आंसर इज ऑप्शन बी। आपने कुछ गलत इंटेंशन से आप कुछ काम कर रहे हैं, आपने बैड फेथ में कुछ किया है तो डेट विल बी कॉल्ड मालाफाइड। द नेक्स्ट इज एन वैनिरे सा मेयर। What is it, the meaning of this? So this is punishment of abortion. The meaning is that you have aborted a child you have killed a child in the womb of its mother. अब क्योंकि जो बच्चा है उसकी भी एक लीगल आइडेंटिटी है, उसको ये नहीं माना जाता कि एग्जिस्टेंस में ही नहीं है तो उसको अगर मार भी दिया जाए तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। चाइल्ड इन वूम्ब इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ लिविंग पर्सन, तो दैट्स वाई यू विल बी अवॉर्डेड पनिशमेंट फॉर दैट। आंसर इज ऑप्शन ए। Next is actio personalis moritur cum persona. What is the meaning of this? So the answer is A. A personal right of action dies with the person only. यानी कि अगर एक पर्सन की डेथ हो गई है तो सारे एक्शंस जो उस पर चल रहे थे वो भी खत्म हो जाएंगे। अब जैसे किसी ने मर्डर किया है और अगर उसकी डेथ हो जाए ड्यूरिंग द ट्रायल, सो कैन यू स्यू हिज वाइफ और ब्रदर और चाइल्ड कि भाई इसने मर्डर किया था, इसका तो अब डेथ हो गया है तो अब इसके किसी जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है हम उसको सज़ा दे देते हैं, तो दैट कैन नॉट बी डन ऑब्वियसली, ठीक है। तो पर्सनल राइट जो होता है वो खत्म हो जाता है जो कि उस पर्सन में ही एग्जिस्ट करता था। अब अगर कोई सिविल लॉ है, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है और बंदे की डेथ हो जाए तो ऑब्वियसली आप उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को स्यू कर सकते हैं, लेकिन जो पर्सनल राइट्स है उनके लिए आप स्यू नहीं कर सकते हैं आफ्टर डेथ। ये इस फ्रेज का मीनिंग है। ऑल्दो देयर आर सेवरल थिंग्स लाइक कि अगर किसी की डेथ हो गई है और उसको डिफेम करा जाए तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसकी रेप्यूटेशन, क्योंकि इन्फ्रिंज आपने की है और डेड पर्सन की भी रेप्यूटेशन होती है, तो वहाँ पर बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा और केस फाइल किया जा सकता है। लेकिन ये जो फ्रेज है इसका मतलब होगा कि पर्सनल राइट जो है वो बंदे की डेथ के साथ ही फिनिश हो जाएगा। द नेक्स्ट इज डॉली इन कैपेक्स। इन कैपेक्स से आप समझिए इनकैपेबल। तो कोई भी पर्सन है जो कि बच्चा है, कोई छोटा, या वो मेंटली कैपेबल नहीं है कुछ भी समझने के, तो वो क्राइम करने के लिए कैपेबल ही नहीं है। सो आंसर इज ए, इनकैपेबल ऑफ कमिटिंग एनी क्राइम। तो कोई भी छोटा बच्चा है 10-12 साल का, वो कोई क्राइम नहीं कर सकता। ही इज डॉली इन कैपेक्स बिकॉज उसको समझ ही नहीं है कि ये चीज़ सही है या गलत है। ओके। The next is ex turpi quasi non oritur actio. The answer is B. A person cannot pursue a cause of action if it arises out of his own guilty act. अगर आपने कुछ खुद ही गलत एक्शन लिया था और उस एक्शन की वजह से आपका खुद का भी कुछ नुकसान हो गया है तो आप सूट करके उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने खुद कुछ गलती की थी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ट्रेस पासर हैं, आप किसी के घर में आपने एंट्री ली है गलत तरीके से, यानी बिना परमिशन के आपने किसी के घर में एंट्री ली है, तो डेट इज कॉल्ड ट्रेस पास।
अब उसने एंट्रेंस पे इलेक्ट्रिक वायर लगाया हुआ था और आपको उससे करंट लग गया और आपको थोड़ी इंजरी हो गई है बिकॉज ऑफ दैट, एंड नाउ यू वांट टू रिकवर द अमाउंट ऑफ डैमेजेस, सो कैन यू डू डैट? अब आपने ट्रेसपास किया है तो आप ट्रेसपासर हैं, आप ऑलरेडी ऑफेंस कर रहे थे और आपके ही गिल्टी एक्ट की वजह से आपको थोड़ी सी चोट लग गई है, सो ऑब्वियसली आपको उसका कोई भी पैसा नहीं मिलेगा उस चोट की वजह से, ठीक है? सो आंसर इज अ पर्सन कैन नॉट परस्यू अ कॉज ऑफ एक्शन इफ इट अराइजेस फ्रॉम हिज गिल्टी एक्ट। अगर आपकी ही गलती है तो आपको उसके लिए कोई भी बाद में कोई भी एक उसका आपको वो नहीं दिया जा सकता है, यानी कि आप ऑब्वियसली फिर उस सामने वाले बंदे पे एक्शन नहीं कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम हुई थी। द नेक्स्ट इज साइन क्वा नन रूल इन टर्म्स ऑफ कॉजेशन। साइन क्वा नन इज असेंशियल है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा, उसको साइन क्वा नन बोला जाता है। एंड नाउ दे आर सेइंग इन टर्म्स ऑफ कॉजेशन। ए कॉजेशन, अब आंसर्स क्या है? A causation does not apply to some crime, not necessary legal causation. So अब आपको एकदम से समझ नहीं आएगा मे बी कि आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि लिख दिया है इन टर्म्स ऑफ कॉजेशन, आपको मीनिंग बताना है। तो कोई भी अगर क्राइम हो रहा है कमिट तो उसका कोई ना कोई कॉज होगा, यानी मे बी आपकी कोई इंटेंशन थी, आपका पहले कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था इसलिए आपने कुछ किया है, लेकिन कोई एक ऐसा कॉज, जैसे सपोज आपने को मर्डर कर रहे हैं किसी का और आप एक सिंपल जो वो होते हैं फ्रूट नाइफ होता है, आपने उससे किसी को हिट किया है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये असेंशियल कॉज था, अगर ये नहीं होता तो क्राइम ही नहीं कमिट होता? ऑब्वियसली एवरीबडी नोज कि फ्रूट नाइफ से किसी का मर्डर तो हो नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपने उसको सीधा उसके सिर में गोली मार दी है तो डेट इज सो असेंशियल कि ये अगर नहीं होता तो मर्डर नहीं होता, ठीक है? सो द आंसर इज सी, दी बट फॉर रूल ऑफ फैक्चुअल कॉजेशन, यानी अगर ये वाला सिंगल आप कॉज नहीं होता तो जो अराइज हुआ है रिजल्ट वो अराइज ही नहीं होता। सो विच इज सो इफेक्चुअल टू हैव अ कॉज, राइट? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट इज स्टेयर डेसाइसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डॉक्ट्राइन? सो अब जब भी कोर्ट कोई फैसला लेती है तो जो हमारे कोर्ट्स जो हमारे लॉज हैं ऑलरेडी उनके अकॉर्डिंग लेगी, पहले देखेगी लॉ में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद डिसाइड करेगी, राइट? सो स्टैच्यू में क्या लिखा हुआ है वो देखती है, और क्या देखेगी कि जो हमारी अपर कोर्ट है, सपोज हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने उसी मैटर से रिलेटेड कोई जजमेंट पहले दिया हुआ है, तो आप कंसिडर करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था और उसके अकॉर्डिंग फिर आप कोई भी डिसीजन देंगे, राइट? सो यानी कि कोई भी प्रेसिडेंट जो सेट किया हुआ है पहले से उसी के अकॉर्डिंग डिसीजंस लिए जाते हैं बाय द जुडिशरी। सपोज सुप्रीम कोर्ट में एक 5 जज बेंच बैठी है और उसने कोई डिसीजन ले चुकी है, वो पहले ही 2 साल 3 साल पहले वो डिसीजन आ चुका है, और उसी बिल्कुल सिमिलर मैटर पे ही अब आप 2020 में कोई केस सुन रहे हैं और वो 3 जजेस बेंच है, तो बिल्कुल आप वही फॉलो करेंगे जो 5 जजेस बेंच ने दिया था, क्योंकि एक बड़ी बेंच उस पर ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है। तो यू हैव टू स्टिक बाय द प्रेसिडेंट विच हैज ऑलरेडी बीन done, right? So answer is option number C, to stand by what has gone before, जो ऑलरेडी किया जा चुका है आप उससे स्टिक होंगे। The next is per incurium. What is the meaning? कोई आपकी गलती है या आपने केयर उतना नहीं लिया है जितना कि आपको केयरफुल होना चाहिए था कोई भी काम करने से पहले, राइट? सो अ केस सेटल्ड विद लैक ऑफ केयर सो दैट डिसीजन इज रॉन्ग। आंसर इज सी ऑप्शन। लैक ऑफ केयर की वजह से डिसीजन गलत आया है। फॉर एग्जाम्पल आपने एविडेंस ठीक से रिकॉर्ड नहीं किए हैं, विटनेसेस को ठीक से नहीं पूछा है, ठीक है, उस तरीके की आपने लैक ऑफ केयर की है और दैट्स वाई डिसीजन भी रॉन्ग है। सो आंसर इज सी। So thank you and I hope you like it. We will soon upload all the other legal maxims which will be important for your exam. So please like, share and subscribe it. Thank you and have a nice day.